हमारा काम सच बोलना है। हम आज भी पब्लिक को फ्री, फेयर और अनबायस न्यूज देते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर विनय वैकुल की वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 की। भारत में जर्नलिज्म पर बेस्ड या न्यूज़ रूम ड्रामा बहुत सारी बनी है। इनमें रमेश शर्मा की न्यू डेली टाइम्स पहला नाम है जो ज़बान पे आता है, जो क्लास अपार्ट फिल्म थी। अब इसका कोई अच्छा प्रिंट अवेलेबल नहीं है, ये और बात है। इसके बाद राम गोपाल वर्मा की रण आती है जो एक डिसेंट वॉच थी, और मीडिया पे फोकस्ड फिल्में कम ही बनी, इस लिहाज से रण एक स्पेशल फिल्म हो जाती है। कमर्शियल स्पेस में आप जाओगे तो फिर उसमें आपको अजीज़ मिर्ज़ा की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मिलेगी, नायक मिलेगी शंकर की। इसके रिपोर्टर को मुख्यमंत्री अमरीश पुरी एक दिन का सीएम बनने का चैलेंज देता है और उसको स्वीकार करता है, और बाद में फिल्म है वो जर्नलिज्म से कहीं और चली जाती है, पॉलिटिकल थ्रिलर हो जाती है। शंकर की इस फिल्म के जैसी की जैसी एक फिल्म थी विजय सेतुपति की तमिल फिल्म कावन। पीपली लाइव भी थी, पर वो एक पॉलिटिकल और सोशल सटायर ज़्यादा थी। हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स की सीरीज़ कूप 2023 में आई थी, वो एक क्राइम रिपोर्टर और एक आदर्शवादी एडिटर के बारे में ज़्यादा थी, और बाद में कहानी मुड़ जाती है एक क्राइम ड्रामा की ओर। तो ये भी एक प्योर जर्नलिस्टिक फिल्म नहीं रह पाती है। प्योर जर्नलिस्टिक सेंस से पूछें तो हाल ही में एक फिल्म आई थी राइटिंग विद फायर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, और दलित महिलाओं के बारे में थी जो ग्रास रूट पे एक डिजिटल मीडिया अखबार चलाती हैं, खबर लहरिया। इसको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। तो ये सारी फिल्में और ये सारी चीज़ें, इनके बीच में प्रवेश होता है द ब्रोकन न्यूज़ 2 का। Z5 की सीरीज़ है, इसका पहला सीज़न 2022 में आया था और हाल ही में दूसरा सीज़न आया है। भारत में मीडिया की जो मौजूदा शोचनीय और बड़ी अफसोसनाक दशा जो है, इसको सीरीज़ बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। बल्कि मैं कहूँगा कि विनय वैकुल इतना साहस कहाँ से लाए, ये सोच के हैरानी होती है, क्योंकि उन्होंने और संबित मिश्रा ने अपनी स्क्रिप्ट में जिस तरह से असल न्यूज़ चैनलों के एंकरों, एडिटरों और सत्ताधारी वर्गों की बदमाशी को रखा है, वो आज के वक्त में आसान काम नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स इससे दूर से ही निकल जाते हैं। तो ब्रोकन न्यूज़ सबसे पहले तो इसी वजह से बेशकीमती हो जाती है कि मीडिया पर आधारित और खुलकर इस पर बात करती है, दिखाती है। दूसरी बात ये कि इसका क्राफ्ट कैसा है। क्राफ्ट शिकायत का मौका नहीं देता है, चाहे इसकी राइटिंग हो, एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, जर्नलिज्म के पेशे का जो ऑथेंटिक चित्रण है, वो जर्नलिज्म का पेशा जिसको एक समय में सेवा का, जन सेवा का काम कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें ये सीरीज़ दिखाती है। इस पेशे में कॉर्पोरेट्स का जो खतरनाक दखल है, और उसके बाद पत्रकारों की जो क्रिमिनल जैसी एक्टिविटीज़ और हरकतें हैं, सब कुछ सीरीज़ अपने में समेटे है। इवन एंड क्रेडिट्स का आप थोड़ा सा गौर करें तो एंड क्रेडिट्स में विनय वैकुल का बड़ा सेंटिमेंटली चुना गया गाना आता है, बोल की लब आज़ाद हैं, जो मंटो फिल्म में हमने देखा था, वो आता है, और इस उम्मीद के साथ कि ये नोबल प्रोफेशन पहले जैसा हो जाए। – 2018 में BBC की एक मिनी सीरीज़ आई थी, उसका नाम था प्रेस। ये उसी का ऑफिशियल रीमेक है। प्रेस है वो दो जाने माने ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के बीच की जो टकराहट थी, उसकी कहानी थी, और वहाँ काम करने वाले पत्रकारों की कहानी थी। ब्रोकन न्यूज़ उसका फेथफुल एडेप्टेशन है। माइक बार्टलेट के स्क्रीन प्ले का जो मूल ढांचा था, उसको ब्रोकन न्यूज़ लेके चलती है, उसके बाद उसका भारतीयकरण करती है और अच्छे से करती है। यहाँ पे कहानी है मुंबई के अंदर बेस्ड दो न्यूज़ चैनलों की जो आपस में कम्पीट करते हैं। दोनों के वैल्यू सिस्टम अलग अलग है। पहला है जोश 24/7, जो TRP में अव्वल रहने वाला चैनल है, जो कमर्शियली सक्सेसफुल चैनल है। इसका एडिटर है दीपंकर सान्याल, जिसको जयदीप अहलावत ने बहुत अच्छे से प्ले किया, अच्छी एक्टिंग की है, जो बड़े फ़क्र से कहता है कि न्यूज़ बोरिंग होती, मैं तो कहानियाँ बनाता हूँ। उसके ठीक बगल में खड़ा है दूसरा चैनल आवाज़ भारती, उसकी एडिटर है अमीना कुरैशी, इसको सोनाली बेंद्रे ने प्ले किया है। वो दीपांकर के घंघोर उलट है, और अमीना की एडिटोरियल लाइन है कि गेट द फैक्ट नॉट द फीलिंग्स। अमीना वैचारिक रूप से गांधीवादी है। उसका जो कमरा है एडिटर का, उसकी कुर्सी के पीछे दीवार पे गांधी की फ़ोटो लगी है। गांधी कौन सा? वो गांधी नहीं जो राष्ट्रपिता है और जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में लीड किया था इस देश को। वो गांधी जो एक पत्रकार थे, जिन्होंने कहा था कि समाचार पत्रों को आजीविका के लिए नहीं छापना चाहिए, उसको रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। वो कहते थे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका महत्व इतना ज़्यादा होता है और इसका असर इतना विशालकाय होता है कि जनहित के हिसाब से भारी महत्व के होते हैं, तो उनको आप ले नहीं सकते हो हल्के में। उन कामों का, उन पेशों का कमाई से अगर हम वास्ता कर देते हैं तो फिर उनका मकसद मर जाता है। अखबारों को आप मुनाफे से जोड़ देंगे, उसका मुनाफे का जरिया बना लेंगे तो फिर उसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा, गलत काम होने लगेंगे। ऐसे गलत काम बड़े पैमाने पर होते ही हैं। ये सारी बातें गांधी की कही थी।
और वे मानते थे कि पत्रकारिता है वो सेवा का काम है, जैसे कि चिकित्सा है, जैसे कि शिक्षा है। हालांकि अब आज के वक्त में ये मोरालिटी है उसको ज़्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मूल भावना में अमीना जो है इस सीरीज़ की कैरेक्टर मानती है कि जर्नलिज्म है उसका मकसद है मालिक को मुनाफा कमा के देना नहीं है, और ये पत्रकार का लोड नहीं है कि कंपनी घाटे में जा रही है, प्रॉफिट मेकिंग है। सिर्फ जर्नलिज्म और सच है वो मैटर करता, और कुछ भी मैटर नहीं करता। द ब्रोकन न्यूज़ ये दिखाती है कि क्या हो रहा है। हालांकि सबसे सुहावना मनमोहक मनोरंजन वो होता है जो ये बताए कि क्या होना चाहिए। जैसे कि एक सीरीज़ है द न्यूज़ रूम, वो बताती है, उसके मेकर है एरोन सॉर्किन। बड़ा जादुई रिच अतुलनीय लेखन एरोन सॉर्किन ने उस सीरीज़ में किया था। इसके अंदर एटलांटिस केबल न्यूज़ होती है अमेरिका में, उसके प्राइम टाइम का एक स्टार एंकर होता है विल मैकवॉय, जिसको प्ले किया था जेफ डैनियल्स ने। वो कहता है कि वी डोंट डू टीवी, वी डू गुड न्यूज़। और ठीक है, अमीना कहती है कि यहाँ हम कोई मसाला मूवी नहीं बना रहे हैं, हमारा काम सच बोलना है। द न्यूज़ रूम के पहले एपिसोड को ओपनिंग सीन को आप ले लीजिए, बड़ा फेमस सीन है जिसके अंदर अमेरिकी स्टेट की नाक के अंदर कस के एक मुक्का विल जड़ते हैं। एक पैनल चर्चा हो रही है, वहाँ विल को पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका क्यों इस दुनिया का सबसे महान देश है। तो विल पहले जवाब नहीं देता, लेकिन बार बार पूछे जाने पे विल है वो आग उगलते हुए करीब 4 मिनट का लंबा मोनोलॉग है वो उड़ेलता है और फिर कहता है कि इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसे सुन के सामने दर्शकों में बैठी एक युवती का मुंह खुला रह जाता है। सब सकते में आ जाते हैं, उसके पैनल के अंदर जो बैठे लोग वो भी हैरान रह जाते हैं कि क्या वाकई में इस आदमी ने कह दिया कि अमेरिका सबसे ग्रेट कंट्री नहीं है, जो कि उस कंट्री का हर व्यक्ति उस लाइन को कैरी करता है। द न्यूज़ रूम के जो ये कुछ सुंदर परागकण है ये अमीना के रास्ते उड़ के ब्रोकन न्यूज़ में भी आते हैं। इसके अलावा फिर बाकी सारा पोर्ट्रेल है वो थोड़ा निराशावादी सा है, कहानी निराशावादी है कि क्या देखो गलत हो रहा है। सीज़न 2 के एंड में जाके कहीं ये कहानी थोड़ी सी आशावादी होती, थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, जब दीपांकर का जो आंशिक हृदय परिवर्तन है हम देखते हैं। सीज़न 2 में हम ये देखते हैं, सीज़न 1 के एंड में दीपांकर है वो शॉक कर देता सबको अपनी हरकतों की वजह से कि क्या ऐसा कोई कर सकता है इंसान। सीरीज़ में इन दो के अलावा तीसरा पात्र है, प्रमुख पात्र है राधा भार्गव का। वो दीपांकर और अमीना के सिद्धांतों के बीच में कहीं खड़ी है, अभी इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है। सीज़न 1 में वो अमीना की किसी स्टोरी को ड्रॉप करने से नाराज हो जाती है और तुरंत जाकर दीपांकर का चैनल ज्वाइन कर लेती है, और वहाँ नरक जिस प्रकार का वो देखती है तो तुरंत उतनी ही तेज़ी से भाग आती है और वापस अमीना से माफ़ी मांग के वो चैनल ज्वाइन कर लेती है। मतलब वो इधर जाए या इधर जाए अभी उसके मन में स्पष्ट नहीं है। अमीना कोई एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन राधा में कहीं ना कहीं एक्टिविज्म है। वो कहती है कि पूरा का पूरा सिस्टम गंदा हो रखा है और अगर आपको ये सिस्टम साफ करना है तो अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। इसके लिए वो गलत रास्ता भी लेने को तैयार है। और सीज़न 1 और सीज़न 2 की कहानियाँ इसी के चलते दीपांकर बनाम राधा की बन जाती है। दोनों एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं। सीज़न 2 के शुरू में राधा जेल में होती है। जब वो जेल में होती है तो जो पीड़ाएं उसको भुगतनी पड़ती है, पुलिस जैसे उसे टॉर्चर देती है, वो उसके जहन में छप जाता है। छूटती है तो वो जर्नलिज्म भूल जाती है और इस पेशे का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ दीपांकर को ख़त्म करने के लिए करने लग जाती है। अमीना इसको देख के बड़ी चौंकती है और हैरान होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। तो अमीना उसको एक जगह पे कहती भी है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ ये सोच के कभी जर्नलिज्म मत करना, बल्कि ये सोच के करना कि क्या कुछ सही करने के लिए तुम जर्नलिज्म में आई थी। ये वो बात है जो जर्नलिस्ट आमतौर पर भूल जाया करते हैं। ये सीरीज़ अपने नाम के साथ ही बड़ी उद्घोषणा कर देती है कि द न्यूज़ इज़ ब्रोकन, कि न्यूज़ है मर चुकी है। ये जो सेवा का पेशा है ये भ्रष्ट हो चुका है। पत्रकार है अब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और आज वो सरकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, झूठे नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार मीडिया की पूरी गंदगी को ये सीरीज़ बड़ी बहादुरी से दिखाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सीज़न 2 का पहला एपिसोड ले लीजिए, उसमें अर्बन टेररिस्ट नाम की टर्म है वो बोली जाती है। वो टर्म सीधे सीधे अर्बन नक्सल्स आई है, एक पॉलिटिकल टर्म है, आसपास हम यूज़ होता देखते हैं। एक सीन होता है जिसमें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है, वो इंटरव्यू दे रहा अमीना को। अमीना उसको पूछती है कि भाई मैं नक्सली गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, लेकिन आप राधा भार्गव को आतंकवादी तो कम से कम नहीं बोल सकते। वो एक जर्नलिस्ट है और अपना काम कर रही थी और उसने लोगों की प्राइवेसी पर हमला करने वाला एक बिल है उसका विरोध किया, तो उसके बेसिस आप उसको टेररिस्ट बोल रहे हो। तो इस पर वो सीएम बोलता है कि क्यों नहीं बोल सकते उसका आतंकवादी। वो कहता है नक्सली जंगल में आतंकवादी हैं, वो जंगल में रह के सरकार के ऊपर हमला करते हैं, और ये राधा भार्गव जैसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं वो शहर में रह के इन्हीं आतंकवादियों का हाथ मजबूत करते हैं। ऑपरेशन अम्ब्रेला जो कि सरकार का एक खतरनाक क्रिमिनल बिल है इस सीरीज में दिखाया जाता है, उसके बारे में वो मुख्यमंत्री बोलता है कि ऑपरेशन अम्ब्रेला के खिलाफ राधा और उसके साथियों ने जो मुहिम चलाई है वो किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं है। बड़ी आउटरीजियस बातों बोलता है। फिर अगले ही सीन में अपने प्राइम टाइम में दीपांकर नजर आता है, एक पैनल में बैठा होता है। तो अपने प्राइम टाइम के एंड में वो कहता है कि हमें इस आतंकवादी हमले से प्रदेश को बचाना है,
हमें अर्बन आतंकवादी राधा भार्गव को बताना है कि हम उसके एजेंडे आतंकवादी एजेंडे के साथ नहीं है बल्कि ऑपरेशन अम्ब्रेला के साथ है। और उसके अंत में वो ये लाइन बोलता है जो अपने हर प्राइम टाइम के एंड में बोलता है, मैं दीपंकर सान्याल और आप देख रहे हैं जोश 24/7, क्योंकि सवाल है देश का। ये जो सवाल है देश का, इसको भी आप अपने समकालीन न्यूज़ एंकर्स की न्यूज़ एंडिंग से जोड़ के देख सकते हैं। ओपनिंग सीन है सीज़न 2 का जिसमें वो दीपांकर का किरदार है, वो राधा से मिलने जेल में आता है, तो वहाँ पर वो आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करता है। फिर अमीना कुरैशी जैसे जो लिबरल जर्नलिस्ट हैं उनके लिए वो लिबटार्ड शब्द का इस्तेमाल करता है। ये सारी प्रोपेगेंडा टर्म्स है जो हम अपने आसपास देखते हैं। ऐसे कई सारे रेफरेंस हैं जो रियल लाइफ से विनय वैकुल ने इस सीरीज़ में लिए हैं। एक सवाल उठता है कि दीपांकर की आइडियोलॉजी क्या है। बहुत सी रीडिंग ये हो सकती है कि वो राइट विंग का जर्नलिस्ट है, लेकिन नेसेसरीली ऐसा सही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको आप रीड करोगे ना तो आप पाओगे कि वो सत्ता वर्ग के पास रहना चाहता है और वो पैसे कमाना चाहता है। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी आइडियोलॉजी से उसका कोई फेथ नहीं है। हाँ, वो एक कैपिटलिस्ट ज़रूर है, पावर और पैसा उसके लिए ज़रूरी है। सीरीज़ में जोश 24/7 में एक एंटरटेनमेंट एंकर का कैरेक्टर होता है जिसको गीतिका विद्या ओहिल्यान ने प्ले किया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग उनकी एक फिल्म आई थी शुरू में। उनका कैरेक्टर होता है, वो एंटरटेनमेंट एंकर का किरदार होता है, उसको क्राइम बीट दे दी जाती है और वो चीख के सरेआम झूठ निर्मित करके रिपोर्टिंग करती है और उसको देख के बहुत इरिटेशन होता है। ये उनकी एक्टिंग की कामयाबी है। वो एक विवादित राइट विंग न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स जैसी लगती है या फिर एक चर्चित न्यूज़ एंकर से मिलती जुलती से लगती है। इवन उनका नाम जो इस सीरीज़ में रखा गया, बड़ा संयोग से वो नाम भी है रेहाना लियाकत, जो कि एक जर्नलिस्ट, रियल जर्नलिस्ट से मिलता जुलता लगता है। ये सीरीज़ दुनिया के जर्नलिज्म के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी है उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करती है। वो है कॉरपोरेट्स और एडिटोरियल की दूरी का घट जाना। अब वो ऑलमोस्ट एक टीम ही हो चुके हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सीरीज़ में दीपांकर भी रेजिस्ट करता है, वो उसे नापसंद करता है। जैसे हालांकि वो अपने आप में खुद भी एडिटोरियल है और खुद ही मार्केटिंग का काम भी करता है, तो उसे खुद करने से परहेज़ नहीं है, लेकिन उसे कोई डिक्टेट करे ये उसे नापसंद है। जैसे जोश 24/7 में एक ओनर होता है, नया ओनर होता है, एक टेक कंपनी का मालिक होता है नंदन बालचंद्रन, जिसको दिनकर शर्मा ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। वो मालिक उसके ऊपर एक COO बैठा देता है, वो CEO उसके एडिटोरियल डिसीजंस में भी दखल देती है और ये दीपांकर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और ये बात दिखाती है कि दीपांकर है जो एक समय में इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट की डिस्कशंस में, मीटिंग्स में चाय पकड़ाने वाला इंटर्न हुआ करता था, कभी जो प्रिंसिपल्स वाला जर्नलिस्ट होता था, आइकॉनिक जर्नलिस्ट होता था जिसको देख के नए जर्नलिस्ट सीखा करते थे, वो पूरी तरह से अभी मरा नहीं है। उसमें वो गुणसूत्र अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। चाहे अब वो विकृत होकर सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और पावर और पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसमें वो उसका DNA है, वही है। उसको अपना खुद का चैनल चाहिए, उसको पावर चाहिए। उसके लिए चाहे कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी झूठ गढ़ना पड़े, जो कि आउटरेजियस है और ऑलमोस्ट क्रिमिनल है। ऑलमोस्ट क्रिमिनल क्या, क्रिमिनल ही है। और वो रिप्रेजेंटेटिव है उस रियलिटी का जो हम अपने आसपास देखते हैं कि झूठ की ये मैन्युफैक्चरिंग है, वो आज असल न्यूज़ रूम्स में हो रही है। और ये बात है वो इस सीरीज़ के सबसे बुरे और सबसे ग्रे किरदार भी स्वीकार करते हैं। एक सीन में मुख्यमंत्री का पात्र होता है, वो विरोधी चैनल को इंटरव्यू देना चाहता है, तो दीपांकर उसको कॉल करता है कि आप मुझे क्यों नहीं दे रहे, मुझे दीजिए ना, मैं तो आपके साथ का ही हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि पब्लिक जानती है कि तुम किसकी साइड से बैटिंग करते हो। वो लास्ट में कहता है इंटरव्यू तो किसी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को ही देना पड़ेगा। तो इस लिहाज से सीरीज़ बहुत कुछ कहती है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसमें होती है। प्योरली जर्नलिज्म पे, न्यूज़ मीडिया पे, न्यूज़ रूम ड्रामा, न्यूज़ रूम कैसे काम करता है, करंट जर्नलिज्म कैसा है, इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी, उसको बड़ा स्पाइस अप करके ये सीरीज़ दिखाती है। ये बात यहीं तक। द ब्रोकन न्यूज़ सीज़न 2 आप देखें, ज़रूर देखें, अपनी खुद की राय बनाएं। शुक्रिया।